शुरुआत करते हैं दोस्तों आज की न्यूज़पेपर की हम भूगोल वाले हिस्से में मैप के साथ में। मैप के अंतर्गत आज हम देखेंगे मृदा के वितरण के बारे में। भारत की सॉइल का वितरण किस प्रकार से है, कौन कौन से स्टेट में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, इसके बारे में जनरल सी जानकारी हम देख रहे हैं। यहाँ पर हम देखते हैं लाल और पीली मृदा, ठीक है, काफ़ी बड़े एरिया में फैली हुई है। इसके बाद काली मिट्टी का एरिया आता है, फिर आ जाती है जलोढ़ मिट्टी। हिमालय से निकलने वाली जो नदियां हैं अपने साथ में बहा कर के कणों को लाती हैं, कंकड़ पत्थर लेकर के आती हैं, उसी से मिलकर के बनी है जलोढ़ मृदा। तो ये जो ग्रीन कलर आप देख रहे हैं लाइट वाला, ये जलोढ़ मृदा है। और ऊपर की तरफ हम जाते हैं तो पर्वत और वन क्षेत्र वाली मिट्टी पाई जाती है। रेड कलर से जो मिट्टी दर्शाई गई है वो लाल और पीली मिट्टी है, और ये हल्के काले रंग से ब्लैक मिट्टी को दर्शाया गया है। फिर आ जाती है लेटेराइट मिट्टी। थोड़े थोड़े स्थानों में ये जो देख रही है दिखाई दे रही हमें हल्के हल्के लाल रंग से, वो है लेटेराइट। और फिर राजस्थान वाले एरिया की तरफ यदि हम बढ़ते हैं तो वहाँ पर शुष्क मृदा पाई जाती है। तो आज के इस टॉपिक को उठाने का हमारा मकसद ये था कि हम खाली नॉर्मल बेसिक जानकारी देखते हैं, इसके साथ साथ में कौन सी मिट्टी कौन कौन से राज्यों में पाई जाती है, कौन सी मिट्टी की क्या क्या खास विशेषताएं हैं। लेकिन क्वेश्चन इससे हट करके आ जाते हैं। जैसे 2021 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में काली कपास मृदा की रचना, भारत में काली कपास मृदा की रचना निम्नलिखित में से किसके अपक्षयण से हुई है। ऐसे कौन सी प्रोसेस है जिसके चलते चलते काली कपास वाली मृदा का निर्माण हुआ है। पहला भूरी वन मृदा, दूसरा फिसर ज्वालामुखी चट्टान, तीसरा है ग्रेनाइट और सिस्ट, और डी नंबर में सैल और चूना पत्थर। अब चूंकि हमें पता है कि काली मिट्टी का कलर लगभग काला ही हम उसको मानकर चलते हैं, और ज्वालामुखी जब धरती से लावा निकलता है धीरे धीरे दरार से जब बाहर आता है फिर धीरे धीरे ठंडा हो जाता है, तो वो भी लगभग जो है काला दिखाई देता है लोहे की अधिकता के चलते चलते। ठीक है, तो यहाँ से एक हम तर्क ये निकाल सकते हैं कि काली मृदा का एक रीजन यही हो सकता है। तो यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन दिए गए थे। भूरी वन मृदा पहले नंबर में, सेकंड नंबर पे थी फिसर ज्वालामुखी चट्टान, और तीसरे में थी ग्रेनाइट और सिस्ट, और डी में थी सैल और चूना। तो इसका जो सही आंसर है वो ज्वालामुखी चट्टान है। अब देखिए दरारें पाई जाती हैं धरती में, यहाँ इस दरार से लावा निकलता है या फिर फूटता है। इन दरारों से निकला हुआ लावा कुछ समय के बाद स्थिर हो जाता है और एक चट्टान का रूप ले लेता है जो काले रंग की होती है, जिसे ज्वालामुखी चट्टान के रूप में हम जानते हैं। काली कपास मिट्टी इन चट्टानों के अपक्षयण के कारण बनती है। इस प्रकार से इसका सही आंसर होगा ज्वालामुखी चट्टान। तो यूपीएससी ने 2021 में ऐसा क्वेश्चन पूछा था। वहीं यदि हम परिभाषा के तौर पर मिट्टी को लें तो देखिए, जो छोटे छोटे चट्टान के कण रहते हैं या फिर चट्टान का मलबा है, कार्बनिक पदार्थों का मलबा है, या फिर ह्यूमस, ये सारी चीज़ें मिलाकर के मिट्टी का निर्माण करते हैं, जो पृथ्वी की सतह पर विकसित होते हैं और पौधे के विकास का समर्थन करते हैं। मतलब इसके चलते चलते ही पौधे वृद्धि कर पाते हैं। मिट्टी के अध्ययन को हम पेडोलॉजी कहते हैं। पेडोलॉजी मतलब मृदा विज्ञान। अब यदि हमसे पूछा जाता है पेडोलॉजी तो हमें कन्फ्यूजन हो जाएगा, लेकिन यदि हमसे मृदा विज्ञान कह के पूछा जाए तो हम आसानी से इसका जवाब दे सकते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार मिट्टी को हम 8 भाग में बांट सकते हैं जो कि भारत में पाई जाती है। एक है जलोढ़ मिट्टी, ठीक है, सेकंड है काली मिट्टी, फिर आ जाती है लाल मिट्टी, लाल मिट्टी के बाद जैविक मिट्टी, फिर लैटेराइट मृदा, मरुस्थलीय मिट्टी, और पर्वतीय वन की जो हम बात कर रहे थे तो वन मृदा। वन मृदा की यदि हम बात करें तो जंगल के क्षेत्रों में ये पाई जाने वाली मिट्टी है, और ये ज़्यादा वर्षा वाले वनों में ज़्यादा पाई जाती है। घाटी के किनारों पर ये दोमट के रूप में प्राप्त होती है। घाटी के दोनों ऊंचे किनारों पर मिट्टी के कण बड़े होते हैं। देश में मृदा अपरदन और उसके दुष्परिणामों पर नियंत्रण हेतु 1953 में केंद्रीय मृदा नियंत्रण मतलब मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन किया गया था।
मरुस्थलीय मिट्टी के बारे में कुछ फैक्ट बताए जाते हैं, जैसे कि ये जो मिट्टी है, मरुस्थलीय मिट्टी कम वर्षा वाले शुष्क क्षेत्रों में मिलती है। ये मिट्टी मुख्य रूप से मरुस्थलीय मैदानों में पाई जाती है। इसमें ह्यूमस नहीं पाया जाता है और यहाँ पर ज़्यादातर मोटे अनाजों की खेती की जाती है। कौन कौन से राज्यों में पाई जाती है? तो राजस्थान, गुजरात, दक्षिणी पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एरिया में है। और ये वास्तव में बलुई मिट्टी है जिसमें लोहा और फास्फोरस पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। इसके जो कण होते हैं काफ़ी मोटे मोटे रहते हैं। इसमें खनिज नमक ज़्यादा रहता है, लेकिन ये जल में शीघ्रता से घुल जाते हैं। और आर्द्रता तथा जीवाश्मों की मात्रा इसमें कम होती है, जीवाश्मों की। जल, यदि इसमें आपको जल की प्राप्ति है, जल का संसाधन आपके पास अवेलेबल है, तो यहाँ पर अच्छी खासी आप गेहूं, कपास, ज्वार, बाजरा और अन्य मोटे अनाजों की खेती कर सकते हैं। लेकिन दिक्कत वाली बात यह है कि सूखे वाले एरिया में सिंचाई के साधन नहीं रहते हैं, इसलिए यहाँ पर खेती करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। वहीं यदि हम लैटेराइट मिट्टी की बात कर लें तो लैटेराइट शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के लैटर से हुई, जिसका मतलब होता है ईंट। ये गीली होने पर बिल्कुल मुलायम हो जाती है और सूख जाती है तो खुरदुरी हो जाती है। जहाँ पर उच्च दाब और उच्च वर्षा होती है वहाँ पर लैटेराइट मृदा पाई जाती है। इसका निर्माण मानसूनी जलवायु की आर्द्रता और शुष्कता के क्रम से परिवर्तन के चलते चलते विशिष्ट परिस्थिति में होता है। इसमें आयरन और सिलिका काफ़ी ज़्यादा रहता है। पत्थरों के टूट फूट से निर्मित होने वाली इस मिट्टी को गहरी लाल लैटेराइट, सफ़ेद लैटेराइट, भूमिगत जल वाली लैटेराइट के रूप में हम अलग अलग टाइप में बांट सकते हैं। जो गहरे लाल कलर की रहेगी उसमें लौह ऑक्साइड और पोटास ज़्यादा पाया जाता है, लेकिन इसकी जो उर्वरता है, उपजाऊपन है, वो कम होता है। ठीक है, कुछ निचला हिस्सा है जहाँ पर इसमें हम खेती कर सकते हैं। सफ़ेद लैटेराइट मिट्टी, इसकी उर्वरता सबसे कम होती है और केयोलिन के कारण इसका रंग सफ़ेद होता है। भूमिगत जलवायु लैटेराइट काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ है क्योंकि वर्षा काल में लोहे ऑक्साइड जल के साथ में घुल करके नीचे चले जाते हैं। और लैटेराइट मिट्टी चाय एवं इलायची की खेती के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट निकल करके यहाँ सामने आता है। इसके बाद देख लेते हैं हम पीआईबी की प्रमुख न्यूज़ को। तो पीआईबी की पहली न्यूज़ देखेंगे, राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन से रिलेटेड। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, केंद्रीय मंत्रिमंडल की तरफ से इस मिशन को मंजूरी मिल गई है। इस मिशन का उद्देश्य है भारत को ग्रीन हाइड्रोजन और इसके सहायक उत्पादों के उत्पादन, ग्रीन हाइड्रोजन का यूज़ करके दूसरी चीज़ें बनाना, इस्तेमाल और निर्यात के लिए एक वैश्विक हब भारत को सरकार बनाना चाहती। ये मिशन भारत को ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बनाएगा, अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों में कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने में भी मदद करने वाला है। तो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दे दी है। इसके लिए जो पैसा खर्च होगा वो है 19,744 करोड़ रुपए, जिसमें साइट कार्यक्रम के लिए 17,490 करोड़ रुपया खर्चा होगा। पायलट परियोजना के लिए 1,466 करोड़ रुपया, अनुसंधान और विकास के लिए 400 करोड़, अन्य खर्चा आप कह सकते हैं 388 करोड़ है। और यहाँ पर नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, ठीक है, इसके जो घटक हैं उनके कार्यान्वयन के लिए योजना के दिशा निर्देश तैयार करेगा। इसकी जिम्मेदारी नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय को दी गई है। मिशन से 2030 तक क्या क्या रिजल्ट आने वाला है यहाँ पर बताया जाता है कि देश में लगभग 125 GW की संबंध अक्षय ऊर्जा क्षमता के साथ गीगावाट, 125 गीगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी वृद्धि के साथ प्रतिवर्ष कम से कम 5 MMT मिलियन मीट्रिक टन की हरित हाइड्रोजन का उत्पादन हम करने वाले। 8 लाख करोड़ रुपए से अधिक का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। 6 लाख से ज़्यादा इसमें रोजगार सृजन होगा। कुल मिलाकर के 1 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा अधिक मूल्य के जीवाश्म ईंधन के आयात में कमी होगी। पेट्रोल डीजल जो हम बाहर से मंगवा रहे हैं उसकी इंपोर्ट में कमी आएगी। और हर साल
ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन जो हो रहा है उसमें 50 MMT की कमी आने वाली है। MMT मिलियन मीट्रिक टन। इस मिशन से कई सारे लाभ भी मिलने वाले हैं, जैसे कि ग्रीन हाइड्रोजन और उसके सहायक उत्पादों के निर्यात के अवसर हमारे लिए खुल जाएंगे कि हम ग्रीन हाइड्रोजन भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, उनसे बनी हुई चीज़ों को भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा औद्योगिक आवागमन और ऊर्जा क्षेत्रों में कार्बन उत्सर्जन कमी आएगी। इसके साथ साथ में पेट्रोल डीजल जो हम बाहर से मंगवा रहे हैं, फीड स्टॉक पर निर्भरता में कमी आने वाली है। रोजगार सृजन है, इसके साथ साथ में आधुनिक तकनीकों का भी विकास होने वाला है। भारत की जो ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन की कैपेसिटी है, कम से कम 5 MMT हर साल तक पहुंचने की संभावना है। मतलब हम इतनी कैपेसिटी हासिल कर लेंगे कि हर साल 5 मिलियन मीट्रिक टन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन करेंगे, जिसमें लगभग 125 गीगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है। 2030 तक 8 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं। 6 लाख से ज़्यादा का इसमें रोजगार सृजन होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, और 2030 तक CO2 के उत्सर्जन में कमी भी आएगी, लगभग 50 MMT। एक और कार्यक्रम को यहाँ पर विकसित करने की बात करी जाती है। ग्रीन हाइड्रोजन इकोसिस्टम की स्थापना का समर्थन करने के लिए सक्षम नीतिगत विकसित कार्यक्रम। सक्षम नीतिगत कार्यक्रम, इसका हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्यों इसको बना रहे हैं, ताकि जो ग्रीन हाइड्रोजन इकोसिस्टम है उसकी स्थापना को हम थोड़ा सा और भी ज़्यादा सपोर्ट दे सकें। एक मजबूत मानक और नियमन इंफ्रास्ट्रक्चर का भी हम विकास करना चाहते हैं। इसके साथ साथ में मिशन के अंतर्गत अनुसंधान और विकास, ठीक है, इसमें रिसर्च और डेवलपमेंट, रणनीतिक हाइड्रोजन नवाचार भागीदारी के लिए एक सार्वजनिक निजी भागीदारी की सुविधा प्रदान करी जाएगी। इसमें प्राइवेट कंपनियों को भी गवर्नमेंट शामिल करना चाहती है। फिर से यदि हम देखें नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के बारे में द हिंदू से, तो द हिंदू में थोड़ी सी जानकारी हमें और मिल जाती है। ठीक है। ग्रीन हाइड्रोजन के लिए हम प्रॉमिस किए हैं, तो कौन कौन से चैलेंजेस भी सरकार को उठाने पड़ सकते हैं। हाइड्रोजन प्रोड्यूस्ड इज सेड टू बी ग्रीन। हाइड्रोजन जो कि उत्पादित की जा रही है उसको हम ग्रीन कब कहेंगे, या फिर उसके उत्पादों को ग्रीन हम कब कहेंगे, जबकि जितने भी इनपुट जिनका यूज़ हम कर रहे हैं वो ग्रीन होना चाहिए। ठीक है। ग्रीन का मतलब ये नहीं है कि ग्रीन दिखने वाले हों, यहाँ पर कार्बन उत्सर्जन से है सबका आशय। Decarbonization's plans of many countries include green hydrogen because combusting hydrogen releases only heat and steam। आखिर क्यों देश फोकस कर रहे हैं हाइड्रोजन के ऊपर, क्योंकि हाइड्रोजन को जब जलाया जाता है तो हीट और स्टीम बस निकलती है, पॉल्यूशन नहीं होता है। हम इंडिया की पिक्चर को देखें तो इंडिया की एनर्जी आती है फॉसिल फ्यूल से। 60% ज़रूरत हम फॉसिल फ्यूल से पूरा कर रहे हैं, पेट्रोल, ईंधन, डीजल से। द प्रोडक्शन मोड ऑफ चॉइस ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन इज थ्रू द इलेक्ट्रोलाइज ऑफ द वाटर। अब हम जो हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं वो कैसे करके पैदा करेंगे, वाटर की इलेक्ट्रोलाइसिस प्रक्रिया के द्वारा। इंडिया में यदि हम देखें ना तो इलेक्ट्रोलाइजर्स की कमी है एंड नीड चीपर रिन्यूएबल एनर्जी, और भी हमें सस्ती एनर्जी बनाने की ज़रूरत है। टेक्नोलॉजीज टू अडॉप्ट हाइड्रोजन फ्यूल सेल फॉर यूज़ इन व्हीकल आर लार्जली इमैच्योर इन इंडिया। अभी उतना ज़्यादा विकास नहीं हो पाया है हाइड्रोजन फ्यूल सेल का हमारे देश में। हाइड्रोजन की लीकिंग होना, ठीक है, बहुत आसानी से हो जाता है हाइड्रोजन की लीकेज। एंड लिक्विड हाइड्रोजन रिएक्ट एक्सप्लोसिवली विथ एयर इनकरिंग सिग्निफिकेंट स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। सबसे ऐसा नहीं है कि खाली हम हाइड्रोजन का उत्पादन कर ले रहे हैं तो हमारा काम ख़त्म हो जाता है। यहाँ देख रहे हैं कि हाइड्रोजन ईजिली लीकेज हो जाती है। दूसरे नंबर की बात यह है जो लिक्विड हाइड्रोजन है वो रिएक्शन करती है एयर के साथ में और फिर विस्फोट हो सकता है। मतलब हमें स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट कॉस्ट को भी घटाना होगा इन सब बातों को लेकर के।
अगली न्यूज़ हम देखने वाले हैं PMI इंडेक्स से रिलेटेड, परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स। इसकी शुरुआत हुई थी 1948 में अमेरिका बेस्ड इंस्टीट्यूट ऑफ सप्लाई मैनेजमेंट के द्वारा। कब शुरुआत हुई? 1948 में। किसने शुरुआत किया था? इसकी शुरुआत हुई थी अमेरिका की एक संस्था है जिसका नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ सप्लाई मैनेजमेंट। तो इसका नाम रखा गया था परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स, शॉर्टकट में इसको हम PMI कहते हैं। आज की टाइम में मोस्ट क्लोजली वॉच्ड इंडिकेटर के रूप में इसको जाना जाता है किसी भी बिजनेस एक्टिविटी के मामले में पूरे विश्व भर में। तो PMI आखिर है क्या? PMI या फिर परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स एक इंडिकेटर है बिजनेस एक्टिविटी का कि हमारे देश में बिजनेस की एक्टिविटी कैसे हो रही है। इसमें मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर को शामिल किया जाता है। इट इज़ सर्वे बेस्ड मेजर्स दैट आस्क द रिस्पोंडेंट अबाउट चेंजेस इन देयर परसेप्शन ऑफ सम की बिजनेस वेरिएबल्स फ्रॉम द मंथ बिफोर। ये एक सर्वे पर आधारित आंकड़ा प्रस्तुत करता है। इसमें जो जो लोग सर्वे में शामिल होते हैं उनसे क्वेश्चन करे जाते हैं। इसके बाद फिर कैलकुलेट किया जाता है सेपरेटली फॉर द मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर एंड देन ए कंपोजिट इंडेक्स स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले तो सर्विस के लिए अलग, मैन्युफैक्चरिंग के लिए अलग अलग इसको तैयार किया जाता है। इसके बाद फिर इसको कंबाइन करके प्रस्तुत किया जाता है। आगे थोड़े से और भी ज़्यादा क्लियर करके यहाँ पर बताया जाता है कि जो PMI का डाटा आखिर ये प्रस्तुत कैसे करके कर दे रहा है। तो ये क्या काम करते हैं, लोगों से क्वेश्चन करते हैं कि इस महीने आपने कैसे ख़रीदारी करी। पिछले महीने से फिर तुलना करी जाएगी कि पिछले महीना और इस महीने में क्या अंतर रहा है। जैसे कि कुछ इंडिकेटर हैं, आउटपुट कैसा रहा, न्यू ऑर्डर मुझे मिला कि नहीं मिला यदि मैं कंपनी चला रहा हूँ तो, बिजनेस एक्सपेक्टेशन कैसी है, एम्प्लॉयमेंट कैसा रहा, इस महीने और पुराने महीने की तुलना करी जाती है, तब जा कर के इसको तैयार किया जाता है। तो कैसे करके हम PMI को रीड कर सकते हैं? तो यदि 50 के ऊपर हमें अंक मिले हैं, इसका मतलब ये है बिजनेस एक्टिविटी में एक्सपांसन हुआ, फैलाव हुआ है या फिर बढ़ोतरी हुई है। एनीथिंग बिलो 50 डिनोट्स कॉन्ट्रैक्शन। 50 से कम नंबर यदि मिलते हैं तो इसका मतलब ये है बिजनेस एक्टिविटी में गिरावट आई है। हायर द डिफरेंस फ्रॉम दिस मिड पॉइंट ग्रेटर द एक्सपांसन और कॉन्ट्रैक्शन। द रेट ऑफ एक्सपांसन कैन आल्सो बी जज्ड बाई कंपेयरिंग द PMI विथ दैट ऑफ द प्रीवियस मंथ डाटा। आप क्या काम कर सकते हो कि पिछले महीने के डाटा और इस महीने के डाटा से भी आप तुलना करके पता लगा सकते हो कि बढ़ोतरी हुई है कि कमी हुई है। तो काफ़ी आसान इसकी मेथोडोलॉजी बताई गई है। इसके बाद फिर इकोनॉमी के बारे में यहाँ पर पूछा जाता, व्हाट आर इट्स इम्प्लीकेशन फॉर द इकोनॉमी। PMI कभी भी जो है ना मंथ के स्टार्ट में रिलीज़ किया जाता है, मच बिफोर मोस्ट ऑफ द ऑफिशियल डाटा ऑन इंडस्ट्रियल आउटपुट, मैन्युफैक्चरिंग एंड GDP ग्रोथ बिकम्स अवेलेबल। ठीक है, और इस टाइम में हमारे पास बहुत सारी जानकारी अवेलेबल रहती है, इसीलिए कंसिडर्ड ए गुड लीडिंग इंडिकेटर फॉर इकोनॉमिक एक्टिविटी। इसलिए इकोनॉमिक एक्टिविटी के मामले में इसको हम लीडिंग इंडिकेटर मानते हैं कि ये सबसे बढ़िया रहेगा। इसके बाद वाली जो थोड़ी सी न्यूज़ आई है जस्ट फॉर नॉलेज है, लाठीचार्ज से रिलेटेड चीज़ें हम यहाँ पर देखने वाले हैं। लाठीचार्ज या फिर यूज़ ऑफ फोर्स बाय पुलिस, इसका किसी भी प्रकार से उल्लेख नहीं है, किसी भी प्रकार से स्थान नहीं है स्टैट्यूटरी बुक्स ऑफ इंडिया में, भारतीय संविधान में इसका कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है। ठीक है, और ना ही ये जो टेक्निक है इज़ कॉमनली एडॉप्टेड बाय द पुलिस, और कॉमनली पुलिस इसको अडॉप्ट भी नहीं करती। बी इट ऑन द प्रोटेस्टिंग फार्मर्स, स्टूडेंट अक्रॉस यूनिवर्सिटीज और पीपल हु वर illegally seen violating लॉकडाउन गाइडलाइन ओवर द पास्ट 2 years। हम देखें कि कई जगह इसका इस्तेमाल किया गया है। तो
कुछ कुछ प्रोविज़न किए गए हैं जिसके चलते चलते पुलिस को पावर मिल जाती है या फिर पुलिस को अलाउ किया जाता है कि वो यूज़ करे फोर्स और लाठी चार्ज, बट दैट इज़ कॉन्टिजेंट ऑन सर्टेन एक्सपेक्शन। ये केवल कुछ कुछ परिस्थिति में ही होना चाहिए। सेक्शन 144 ऑफ द CRPC क्या कहती है? पुलिस कैन रिसोर्ट to the use of force only when an unlawful assembly refuses to disperse। ठीक है, अनलॉफुल तरीके से लोग गैदर्ड हुए हैं, इकट्ठे हुए हैं और वो वहाँ से तितर बितर नहीं हो रहे, उनको भगाने के लिए ही पुलिस फोर्स का इस्तेमाल कर सकती है। इसी प्रोविज़न के अंतर्गत पुलिस हैव द एबिलिटी टू डिस्पर्स ए क्राउड और ए ग्रुप ऑफ 5 और मोर पीपल। 5 लोगों का समूह है या फिर 5 लोगों से ज़्यादा लोग इकट्ठे हुए हैं, ठीक है, उस टाइम में लगता है कि जो पब्लिक डिसऑर्डर है वो ख़राब हो सकता है, बट द टर्म लाठी और बैटन चार्ज फाइंड्स नो मेंशन इन दिस सेक्शन। लेकिन यहाँ कहीं पर भी किसी भी सेक्शन में लाठी चार्ज का उल्लेख नहीं किया गया है। अगली न्यूज़ हम देखने वाले हैं तेलंगाना से। तेलंगाना ने ज्वाइन कर लिया है फ्री राइस स्कीम अंडर द नफसा एक्ट। गरीब लोगों को खाद्य सुरक्षा प्रोवाइड करने के लिए सरकार की तरफ से नफसा एक्ट लाया गया था। उसी के तहत राज्य सरकारों के पास भी ये पावर है कि वो अपनी तरफ से कुछ ऐड कर सकते हैं इस कानून में। इसी हिसाब से तेलंगाना की तरफ से थोड़ा सा नया कदम उठाया गया है, इसलिए ये न्यूज़ में रहा है। तेलंगाना गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो ज्वाइन करेगी फ्री राइस स्कीम ऑफ द सेंटर अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। ये जो केंद्र सरकार की स्कीम है ये सप्लाई करती है 5 केजी राइस पर हेड पर मंथ। एक परिवार में यदि 2 लोग हैं तो दोनों लोगों को 5-5 किलो चावल मिलेगा। इन ए फैमिली टू 54.44 लाख नफसा कार्ड होल्डर्स इन द स्टेट। टोटल कितने कार्ड होल्डर्स हो गए हैं? 54.44 लाख कार्ड होल्डर्स यहाँ रहते हैं। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट चाहती है कि स्कीम को एक्सटेंड करे एडिशनल 32.52 लाख कार्ड होल्डर्स को एट इट्स आउन कॉस्ट। क्या है, राज्य की सरकार अपने लेवल पर खुद का खर्चा उठाना चाहती है और इस स्कीम को थोड़ा सा और आगे बढ़ाना चाहती है। 2 types of the card holders had been getting the benefit of free rice under the प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना PMGKY के अंतर्गत 2 प्रकार के लोग इसका फ़ायदा ले रहे हैं फ्री में, ठीक है, 31 दिसंबर तक। द सेंटर यूज टू सप्लाई द राइस एट ए सब्सिडाइज प्राइस 3 रुपया पर केजी। लेकिन तेलंगाना गवर्नमेंट ने ऐड कर दिया है अपनी खुद की सब्सिडी ऑफ RS2 a kg एंड 2 कप PDS 8 रुपये 1 kg। केंद्र सरकार दे रही 3 रुपये प्रति किलो के हिसाब से, लेकिन राज्य सरकार सब्सिडी दे रही है 2 रुपये की, और इस हिसाब से उसने क्या काम कर दी है, 3 रुपया की जगह 1 रुपया किलो के हिसाब से अनाज को दे रही है गरीबों को। अब हम सोच रहे हैं जो राइस है टोटली फ्री हो गया है अंडर द सेंट्रल स्कीम फ्रॉम 1 जनवरी। द तेलंगाना गवर्नमेंट विल बियर द एक्स्ट्रा 1 rupee आल्सो एंड सप्लाई फ्री राइस टू ऑल 89.9 लाख कार्ड होल्डर्स। 1 रुपया में भी नहीं बेचेगी, अब उसको फ्री में देना पड़ेगा। कब? 5 जनवरी से। मतलब ये क्लियर नहीं हो पाया है कि ये जो स्टेट है वो कंटिन्यू करेगी 6 kg पर हेड पर मंथ सप्लाईज दैट इट मेंटेन अंडर PMJKY। ये अभी क्लियर नहीं हो पाया है कि इतना किलो वो देगी या नहीं देगी। इसके बाद साइलेंट वैली से एक न्यूज़ आई है। साइलेंट वैली काफ़ी फेमस जगह है केरला में। साइलेंट वैली बर्ड स्पीसीज नंबर गोस अप टू 175। पक्षियों की प्रजातियों के बारे में बताया गया है कि यहाँ पर कितने प्रकार की प्रजातियाँ अब हो चुकी हैं। एक बर्ड का सर्वे कंडक्टेड कराया गया था साइलेंट वैली नेशनल पार्क केरला में, ये पड़ता है, लास्ट वीक।
दिसंबर के महीने में आइडेंटिफाई हुआ है कि 141 स्पीसीज यहाँ पर पाई जाती हैं, जिसमें से 17 तो नई मिली हैं हमको। इस प्रकार से टोटल हो गई हैं 175। एक जो यहाँ पर काम की बात ये है कि इस प्रकार का जो सर्वे है 1990 दिसंबर में पहली बार कराया गया था। The anniversary could not be celebrated in 2022 December because of COVID-19 restriction. इसके बाद सीधे चलते हैं हम एडिटोरियल वाले पेज में और देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण एडिटोरियल को। तो एक जो इम्पोर्टेंट एडिटोरियल है वो गेमिंग एंड गैम्बलिंग को लेकर के है। देखिए, सरकार चाहती है बच्चे जो कि जिनको गेमिंग की लत लग जाती है, आप ही देखिए ना, ड्रीम 11 खेलना चालू कर दीजिए, आप रमी पोकर खेलना चालू कर दीजिए, आपको गेम की लत लग जाएगी। आपकी जेब में 100 रुपया है, आपके अकाउंट में 500 है, 1000 है, वो पूरा आप उड़ा देंगे। और इसके साथ साथ में नुकसान होता है, बच्चों को मानसिक तनाव आता है, कई लोग आत्महत्या कर लेते हैं, उनकी पढ़ाई प्रभावित होती है, रिजल्ट नहीं आ पाता। ऐसे बहुत सारे रीजन है जिसके चलते चलते ऑनलाइन जो गेमिंग है, ऑनलाइन जो गैम्बलिंग है, उसको कंट्रोल करना चाहती सरकार। तो यदि कंट्रोल करना ही है तो यहाँ पर बताया जाता है कि इकोनॉमिक राइट्स, पर्सनल फ्रीडम, सोशल इम्पेरेटिव, इनको बैलेंस बना कर के ही हमें कोई भी नियम कानून लाने की ज़रूरत है। आर्थिक अधिकार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, सामाजिक अनिवार्यताएं, इन सब में संतुलन लाने की ज़रूरत है, तब जा कर के हमें कोई भी नियम कानून लाना चाहिए, ऐसा राइटर का कहना है। तो जुआ को लेकर के ये सारी बातें यहाँ पर बताई जाती हैं। यूनियन गवर्नमेंट का जो प्रपोज़ल है, ठीक है, कि कैसे करके हम उपाय लाएं, कैसे करके रेगुलेट करें ऑनलाइन गेमिंग को, इन ए ड्राफ्ट अमेंडमेंट टू द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडियरी लायबिलिटी एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल 2021। इसने कई सारे क्वेश्चन खड़े किए हैं जिसका आंसर अभी तक नहीं मिला है। सम ऑफ दीज प्रपोज्ड मेजर्स, उनमें से कुछ उपाय किए गए हैं, जैसे कि इस्टेब्लिश किया जाएगा एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी को, कलेक्शन ऑफ नो यूर कस्टमर इंफॉर्मेशन फ्रॉम प्लेयर्स, ठीक है, कलेक्शन ऑफ KYC इंफॉर्मेशन फ्रॉम प्लेयर्स। इसके अलावा अपॉइंटमेंट ऑफ ए ग्रीवांस ऑफिसर विद इन द कंपनी आर ऑलरेडी इन प्लेस। इतने तो काम ऑलरेडी से सरकार कर चुकी है। These are moves that industry bodies representing such companies have encouraged. अब मतलब यहाँ पर ये बात बताई जा रही है कि इनमें से कुछ जो प्रस्तावित उपाय हैं, कई सवालों को अनुत्तरित छोड़ देते हैं। जैसे कि यही हम बात यहाँ पर करें हैं कि KYC की जानकारी क्यों ले रही है सरकार, ठीक है, नियुक्ति क्यों कर रही है। ये ऐसी चालें हैं जिन्हें ऐसी कंपनियों का प्रतिनिधित्व करने वाले उद्योग निकायों ने प्रोत्साहित किया है, ठीक है। ये जो मूव्स हैं, ये जो उपाय किए गए हैं, दैट इंडस्ट्री बॉडीज रिप्रेजेंटिंग सच कंपनीज हैव इनकरेज्ड। कंपनी की तरफ से जो लोग बैठे हुए थे ना, उनकी तरफ से इनको इनकरेज किया गया है। कुछ स्टेट ऐसे हैं जैसे कि तमिलनाडु, ये ज़्यादा से ज़्यादा रेगुलेशन लाना चाहता है इस सेक्टर में। दैट व्हाट इज़ बीइंग प्रपोज्ड बाय द सेंटर इन द ड्राफ्ट पार्टिकुलरली फॉर गैम्बलिंग विथ रियल मनी। पार्टिकुलरली जो रियल मनी के साथ में जुआ खेले जाते हैं मोबाइल में, जैसे कि पोकर है, रमी और बहुत सारे, में तो नाम भी उनके नहीं जानता हूँ। तो जो केंद्र सरकार का ड्राफ्ट है काफ़ी एम्बिगियस अभी हमें लग रहा है। केंद्र सरकार का जो मसौदा है इस सवाल पर क्लियर नहीं हो पाया है कि क्या राज्य अतिरिक्त प्रतिबंध लगा सकते हैं। अब तक उद्योग ने कानूनी चुनौतियों को बढ़ाते हुए कई प्रतिबंधों को हटा भी दिया है और ये तर्क दिया है कि वे कौशल के खेल की पेशकश करते हैं, ना कि विशेष
उनका कहना है ये तो भाई उसकी स्किल पर निर्भर कर रहा है कि वो जीत रहा है कि हार रहा है, इसलिए बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाना चाहिए, ऐसा कंपनियों का कहना है। असली पैसे की जुआ खेलने के लिए एक कमज़ोर अंतर। फिर भी जिन खेलों में दांव लगाने की आवश्यकता होती है वे औपनिवेशिक सार्वजनिक जुआ अधिनियम 1867 या फिर राज्यों के अपने जुआ कानूनों के अंतर्गत देखा जाए तो गैरकानूनी माने जाते हैं। While the gaming industry has huge potential as an economic driver of the growth in India, लेकिन एक बात यहाँ ये ध्यान रखना है, जो लोग इस काम धाम में लगे हुए हैं, जो बच्चे इस प्रकार के गेम को डेवलप कर रहे हैं, उनके लिए तो ये रोजी रोटी है, वो तो प्रभावित होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ हमारी प्रभावित होने वाली है। ऑफ स्किल और ऑफ चांस, ऑल ऑनलाइन गेम्स इम्पैक्ट इंडिविजुअल एंड सोसाइटी इन शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म। किसी भी प्रकार का गेम हो, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों ही प्रकार से वो किसी भी सोसाइटी को प्रभावित करता है। तो यहाँ देखते हैं कि गवर्नमेंट ने इंडिकेशन ये दिया है कि जो डेफिनेशन है ऑनलाइन गेम की, जिसको हमने लिमिटेड कर दिए हैं इस ड्राफ्ट अमेंडमेंट में वेजरिंग प्लेटफॉर्म के रूप में, मे बी एक्सपांडेड इन फ्यूचर टू इंक्लूड ऑल गेम्स ब्रॉडली। इसमें पूरे पूरे गेम हम शामिल कर देंगे। सोसाइटीज़ पूरे विश्व भर की ये प्रभावित हुई है इफ़ेक्ट ऑफ वीडियो गेम से ऑन यंग प्लेयर्स एंड एडिक्टिव साइकिल्स दैट सम गेमर्स कैन गेट स्टक इन चाइना फॉर इंस्टांस हैज़ लिमिटेड द नंबर ऑफ हावर्स young gamers are allowed to play daily, after which they are logged out for day। बहुत ही अच्छा कदम यहाँ पर चाइना की तरफ से उठाया गया है, जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको ऑनलाइन गेमिंग की लत से उबारने के लिए। आप 1 घंटा 2 घंटा इतना ही चला पाएंगे, इसके बाद यदि आप चलाओगे तो आपका गेम लॉक हो जाएगा, वो अगले दिन खुलेगा। इस प्रकार से उठाए गए जो कदम है काफ़ी इम्पोर्टेंट माने जाते हैं। तो भारत में इसी तरह के कदमों पर विचार करते समय सावधानी और संयम बरतना होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सरकार छोटे घरेलू गेम डेवलपर्स और भारतीय दर्शकों के साथ बड़े अंतर्राष्ट्रीय स्टूडियो दोनों के लिए अनिश्चितता का परिचय दे दे। सरकार कह रही है कि हम उद्योगों को सुविधा देना चाहते हैं, ना कि उसके विकास में बाधा डालना चाहते हैं। लेकिन यहाँ ये भी ध्यान रखना है कि जो वायलेंट हो रहे हैं, एडिक्टिव और सेक्सुअल कंटेंट यूज़ किया जा रहा है वीडियो गेम के माध्यम से, ये सारी चीज़ें प्रकाशित नहीं होना चाहिए, जो कि बच्चे के फ्यूचर को बर्बाद करते हैं। इसके बाद वाला एडिटोरियल हम देखने वाले हैं सेल्फ गवर्नेंस से रिलेटेड। देखिए, हमारे यहाँ पर 3 लेवल पर सरकारें काम करती हैं, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और लोकल गवर्नमेंट, जैसे कि ग्राम पंचायत में हम सरपंच को देखते हैं। तो ये जो व्यवस्था है विकेंद्रीकरण की, पहले केंद्र सरकार और राज्य सरकारें ही हुआ करती थी, बाद में फिर जो है ये ग्राम पंचायत और म्यूनसिपैलिटी बाद में जुड़ा था। सरकार चाहती है कि सत्ता का हस्तांतरण हो, ठीक है, ज़मीनी लेवल पर लोग खुद अपना राज करें, खुद अपने लिए नियम कानून बनाएं, खुद अपने रिसोर्सेज जुटाएं और अपना डेवलपमेंट का काम करें। इसी के चलते चलते ये सेल्फ गवर्नेंस की प्रोसेस सरकार की तरफ से चालू करी गई थी। दिसंबर 1992 में पार्लियामेंट ने पास किया था 73वें और 74वें नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिसके चलते चलते पंचायत और म्यूनसिपैलिटी कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल करी गई थी। इन नियम कानून के हिसाब से स्टेट गवर्नमेंट को अनिवार्य कर दिया गया कि वो कॉन्स्टिट्यूट करेंगी पंचायत को विलेज लेवल पे, ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। इसके अलावा म्यूनसिपालिटीज़ इन द फॉर्म ऑफ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनसिपल काउंसिल एंड नगर पंचायत इन एवरी रीजन। इसका मतलब कुल मिलाकर के वो 3 टायर वाली गवर्नेंस सिस्टम लाना चाहते थे हमारे फेडरल फ्रेमवर्क में, ठीक है। ये कैसे करके आता, फंक्शन का डिवोल्यूशन, काम जो हम कर रहे हैं वो कम हो जाए, इसलिए हम क्या काम करते हैं, अपने से जो नीचे लोग हैं उनमें उनको कह देते हैं कि आप ये काम करना, तुम ये करना, ये मैं काम करूँगा।
फंक्शंस का डिवोल्यूशन है, फंड का डिवोल्यूशन है, फंक्शनरीज टू लोकल गवर्नमेंट। अब लेकिन दिक्कत वाली बात ये हो गई है कि हमारे देश में इस प्रकार की संस्थाएं भी खुल गई हैं जो कि 3 टायर वाली हैं। ग्राम पंचायत लेवल पर ही आप बात कर लीजिए, आपके गांव में यदि ग्राम पंचायत है तो क्या आप उसके कामकाज से सेटिस्फाइड हैं? ठीक है, अब ग्राम पंचायत में आप कैसे सेटिस्फाइड रहेंगे? आपके गांव में यदि स्ट्रीट लाइट नहीं लगी है, सरपंच अपने मोहल्ले की बस सड़क बना ले रहा है अपने कार्यकाल के दौरान और दूसरे मोहल्ले की सड़क नहीं बना पा रहा है, ठीक है, नहीं बनाता है। घरों के जो नाम निकले हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत, उसमें आप देखोगे ना तो उनकी जो जान पहचान वाले लोग रहते हैं उनके नाम आ जाते हैं, और बाकी जिन्होंने उसको वोट नहीं दिया है वो लटके हुए हैं, कईयों सालों से लटके हुए हैं। बस जान पहचान वालों के घर बन गए और वो लोग देखते ही रह गए, आएगा आएगा, इधर फाइल ही आगे नहीं बढ़ रही है। इसलिए कहा जा रहा है कि चूंकि स्थानीय सरकारें शायद ही कभी अपने अधिकार सीधे संविधान से प्राप्त करती हैं, इनको डायरेक्टली संविधान से अधिकार नहीं मिला है। डिसेंट्रलाइजेशन के लिए भारत के संवैधानिक में सुधार करने की हमें ज़रूरत है। ये सारे सुधारों के बावजूद भी आप ये देखोगे ना कि ये जो लोकल गवर्नमेंट है, नागरिकों की सबसे बुनियादी ज़रूरत जैसे कि जल आपूर्ति, फुटपाथ, इन सबको भी वो बना नहीं पा रही है। शहरी निवासी इन नागरिक संकटों के लिए भ्रष्ट स्थानीय राजनेताओं को दोष देते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये उठता है कि स्थानीय सरकारों को हम मजबूत बनाएं क्यों? संवैधानिक सुधारों के बावजूद वे आखिर कमज़ोर क्यों हैं? इसके अलावा स्थानीय स्वशासन के विचार को कैसे करके हम फिर से जिंदा कर सकते हैं? तो स्थानीय स्वशासन के मानकीय आधार को समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ये स्थानीय सरकारों द्वारा लिए जाने वाले संस्थागत स्वरूप की भी हमें जानकारी देता है। लोकल सेल्फ गवर्नेंस इज लिंक्ड टू द आइडिया ऑफ subsidiarity एंड इज ए टिपिकल ग्राउंडेड ऑन 2 ब्रॉड आर्गुमेंट। 2 आर्गुमेंट दिए जाते हैं इसको लेकर के। ये सार्वजनिक वस्तुओं की कुशल प्रावधान प्रदान करता है, क्योंकि छोटे अधिकार क्षेत्र वाली सरकारें अपने निवासियों की प्राथमिकता समझती हैं, उस हिसाब से उनको सेवा प्रोवाइड करती हैं। दूसरी बात ये है, लोकतंत्र को ये बढ़ावा देता है, क्योंकि जो गवर्नमेंट लोगों के करीब रहेगी वे नागरिकों को सार्वजनिक मामले से ज़्यादा आसानी से जुड़ने का प्रयत्न करती है। अब आप खुद समझ लीजिए, आपको मोदी से मिलना कितना मुश्किल है और आपको सरपंच से मिलना कितना आसान है। कोई भी दिक्कत होगी आप सरपंच के पास चले जाएंगे, मुझे ये समस्या है, और वो उसको सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करेगा। आगे कुछ और कमियां बताई जाती हैं कि कौन कौन सी प्रॉब्लम को म्यूनसिपल कॉरपोरेशन या फिर ग्राम पंचायतें फेस कर रही हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉमिस इनको मिली है लोकल सेल्फ गवर्नेंस करने की। लोकल गवर्नमेंट स्पेशली म्यूनसिपैलिटी ऑपरेट कर रही हैं लिमिटेड ऑटोनॉमी और अथॉरिटी के साथ में। Their fairly may be attributed to inherent limitation of 74th अमेंडमेंट। ठीक है, ये कहाँ पर नहीं थे? संविधान का जो 74वें नंबर का संशोधन हुआ था वहीं से ये बात निकल करके सामने आती है। लिमिटेशन में इंक्लूड है डिस्क्रेशन का मतलब होता है विवेक, गिवन टू स्टेट रिगार्डिंग डिवोल्यूशन ऑफ पावर। राज्य सरकार के ऊपर ये छोड़ दिया गया है कि वो कितनी पावर अपनी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को दे रहे हैं और कितना टैक्स वो लोग लगाएंगे। स्टेट गवर्नमेंट आर रिलक्टेंट टू इम्प्लीमेंट 74th अमेंडमेंट, लेकिन कभी भी स्टेट गवर्नमेंट इतने आसानी से 74वें नंबर का जो अमेंडमेंट है उसको लागू नहीं करना चाहती हैं, क्योंकि जो सिटी है वो इकोनॉमिक पावर हाउस मानी जाती हैं एंड कंट्रोल करती हैं अर्बन लैंड को। ये इम्पॉर्टेंट है फॉर फाइनेंसिंग स्टेट गवर्नमेंट एंड पॉलिटिकल पार्टीज। अब यदि स्टेट गवर्नमेंट ये सोचती है कि मुझे पैसा मिल रहा है इनसे, तो मैं यहाँ से मुझे टैक्स मिल रहा है,
तो मैं अपनी पावर को क्यों ये म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को दूं, कोई भी राज्य सरकार ये सोचती रहती है। इसके अलावा जो कोर्ट है वो मोस्टली इंटरप्रेटेड करते हैं, मतलब व्याख्या करते हैं इस 74वें अमेंडमेंट को एक नैरो तरीके से, संकीर्ण रूप में अलाउ करते हैं स्टेट गवर्नमेंट को टू रिटेन देयर कंट्रोल ओवर सिटीज़। वो चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा सिटी के ऊपर हमारा ही हाथ रहे। जैसे कि पटना हाई कोर्ट का रिसेंट ऑर्डर जिसमें डिक्लेयर किया गया सम प्रोविज़न ऑफ द बिहार म्यूनसिपल एक्ट 2021 को ऐसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ठीक है।